स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये जो स्कूल है इसकी भी मैंने फुल डिटेल की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। यहाँ पे मैंने कुछ इजीली नोट्स बनाए हैं जो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप देख लेना, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो है रेडी करते रहना। तो अब करते हैं हम स्टार्ट स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो इसमें क्या था कि 11th and 12th सेंचुरी में जो मांडू है, मांडू एक जगह का नाम है। इसमें एक इलस्ट्रेशन काफ़ी फेमस थी, मतलब एक बुक काफ़ी फेमस थी जो थी कल्पा सूत्रा। हमने पीछे वेस्टर्न स्कूल में भी किया कल्पा सूत्रा, यहाँ भी कल्पा सूत्रा एक बुक थी जो काफ़ी फेमस थी उस टाइम में। तो यहाँ पे जो मांडू था, मतलब ये एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ मांडू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। मांडू पर बहुत सारे मतलब कि अलग अलग एरिया की जो आर्ट थी उसका इन्फ्लुएंस देखा गया है। फॉर एग्जांपल ये है मांडू, ये मतलब कि इस पे अलग अलग एरियाज़ की आर्ट का जो क्या कह सकते हैं इफ़ेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है वो देखा गया है। जैसे मांडू पर राजपूत आर्ट फ्रॉम द नॉर्थ, इसका भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखा गया है। गुजरात की जो जैन मैनोस्क्रिप्ट थी उसका भी इस पे इन्फ्लुएंस हुआ। एंड मुस्लिम एलिमेंट्स फ्रॉम जौनपुर एंड अवध फ्रॉम द ईस्ट। मुस्लिम एलिमेंट्स जैसे कि उन मुस्लिम लोग जो भी मुगल्स थे वो कोई भी पेंटिंग बनाते थे एंड उसमें वो जो पॉइंट, लाइन, कलर, टेक्सचर जो भी वो यूज़ करते थे वो उसका भी इन्फ्लुएंस जो है मांडू पर पड़ा। और उसके अलावा जो डेक्कन स्टाइल है फ्रॉम द साउथ, आगे हम डेक्कन स्कूल करेंगे, इसका भी जो भी इसमें आर्ट हुई इसका भी इन्फ्लुएंस जो था मांडू पर पड़ा। मतलब मांडू पर अलग अलग एरिया की जो आर्ट बनी उन सब का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। 15th सेंचुरी में सेंट्रल इंडिया पर एक डायनेस्टी आई जिसने रूल किया, जिसका नेम था खलजी डायनेस्टी। ये काफ़ी फेमस थी। इसी के टाइम में एक बुक लिखी गई जिसका नेम था निमित नामा। ये एक बुक जो थी इलस्ट्रेट करवाई गई थी, मतलब कि इस बुक में कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक रेसिपी बुक थी। इसमें खाना बनाने की अलग अलग रेसिपी जो थी वो उसके बारे में बताया गया था, मतलब कि अलग अलग डिशेस की रेसिपी, क्योंकि यहाँ का जो वो था रूलर था उसको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, उसको खाना पीना अच्छा लगता था, इसलिए उसने अपने टाइम में निमितनामा बुक जो थी इलस्ट्रेट करवाई। निमितनामा जो ये बुक थी, यहाँ पे निमितनामा जो बुक थी ये एक इंडियन कुक बुक थी जो कि 15th सेंचुरी में इलस्ट्रेट करवाई गई एंड ये पर्शियन लैंग्वेज में बुक जो है लिखी गई थी। ये जो बुक थी इट वाज स्टार्टेड फॉर घियात-उल-दीन खलजी। इसने ये बुक जो है स्टार्ट करवाई थी, जो कि मालवा सुल्तान इन सेंट्रल इंडिया का रूलर था। बट जब ये इसकी डेथ हो गई तो ये जो बुक थी इसके सन ने कंप्लीट कराई, जिसका नेम था अब्द अल मुजफ्फर नसीर शाह। मतलब निमितनामा जो बुक थी ये इसके बेटे ने ही कंप्लीट करवाई थी। तो खलजी डायनेस्टी में ये सब मतलब कि निमितनामा बुक लिखी गई है ना। तो उसके बाद खलजी डायनेस्टी के बाद फिर आया राज इसका सुल्तान बाज बहादुर का। ये मतलब कि खलजी डायनेस्टी के बाद सुल्तान बाज बहादुर ने जो है रूल किया। इसके टाइम में जो पेंटिंग की थीम थी वो रोमांटिक थीम थी, मतलब जैसे कि खलजी डायनेस्टी में इसने अपने टाइम में निमितनामा बुक जो है बनवा दी थी, है ना। तो अब सुल्तान बाज बहादुर आ गया तो इसको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने आगे जो पेंटिंग बनवाई, इस पेंटिंग की थीम थी रोमांटिक थीम। इसने अपने टाइम में 3 फेमस बुक जो है इलस्ट्रेट करवाई थी, जिसमें से एक है रागमाला सीरीज़, दूसरी है लोर चंदा, तीसरी है चौरा पंचाशी का सीरीज़। अभी रागमाला क्या होता है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एंड सीरीज़ के बारे में भी बताया है, लोर चंदा के बारे में भी बताया, चौरा पंचाशिका के बारे में बताया है। अभी रागमाला क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। रागमाला ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत एज गार्लैंड ऑफ राग्स is a series of painting depicting a range of musical melodies known as rags. The unifying subject of a ragmala is love, which is evoked as a range of specific emotion that have a corresponding musical forms. ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ
इनू मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंग गाया जाता सी, जिमें कि समर हो गया, मॉनसून हो गया, ऑटम सीजन हो गया, अर्ली विंटर, विंटर एंड स्प्रिंग। मतलब कि इनू साल के सिर्फ 6 महीने ही गाते सी। ते कई आर्टिस्ट ने राग रागनी नू अपनी पेंटिंग दे विच एज अ मेल एंड फीमेल दिखा के अपनी पेंटिंग दे विच एज अ मॉडल यूज़ किया। मतलब कि राग नू एज अ मेल फिगर यूज़ की, रागनी नू एज अ फीमेल फिगर यूज़ की। तो रागमाला एक म्यूजिक ही मतलब कि एक म्यूजिकल नोट्स ही है जिन्हों लोग पुराने टाइम के गाते सी। ते अब आगे सीरीज़ क्या होती है, अ सैट ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड इवन फोटोग्राफी क्रिएट। मतलब कि एक स्टोरी नू अलग अलग पार्ट्स से डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं एंड उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करके अगर देखें, अलग अलग एपिसोड में शो करते हैं, उसको सीरीज़ बोलते हैं। एंड ये होगी रागमाला सीरीज़ जो यहाँ पे बनती थी। एंड दूसरी होगी लोर चंदा, ये 14th सेंचुरी की एक लव स्टोरी है। मतलब कि जैसे रोमांटिक थीम थी तो इसलिए इसने सुल्तान बाज बहादुर ने रोमांटिक थीम ही यहाँ पे पेंट करवाई थी। लोर चंदा भी काफ़ी फेमस स्टोरी है। एंड जो चौरा पंचाशिका सीरीज़ है, यहाँ पे बोला ना सीरीज़, तो यहाँ पे भी चौरा पंचाशिका को अलग अलग एपिसोड में शो किया, उसकी अलग अलग पेंटिंग्स जो है बनाई है। ये एक संस्कृत लव स्टोरी थी, ये भी काफ़ी फेमस रही है चौरा पंचाशिका सीरीज़। मतलब कि यहाँ पे कुल मिला के ये हुआ कि जैसे खलजी डायनेस्टी के अंडर निमितनामा बुक जो है इलस्ट्रेट करवाई गई। उसके बाद आ गया सुल्तान बाज बहादुर। सुल्तान बाज बहादुर ने 3 रोमांटिक पेंटिंग्स सुल्तान बाज बहादुर की जो पेंटिंग की थीम थी वो रोमांटिक थीम थी। इसने अपने टाइम में 3 बुक इलस्ट्रेट करवाई, जिसमें से रागमाला सीरीज़ है, लोर चंदा है एंड थर्ड चौरा पंचाशिका सीरीज़ है। सुल्तान बाज बहादुर ने ये 3 बुक जो है अपने टाइम में इलस्ट्रेट करवाई थी। तो उसने वो करवाई थी बुक इलस्ट्रेट, चौरा पंचाशिका सीरीज़, लोर चंदा एंड रागमाला सीरीज़। उसके बाद क्या हुआ, द आर्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ गुजरात बट डेवलप विद वाइड रैगिंग इन्फ्लुएंस। मतलब कि सेंट्रल इंडिया दी आर्ट जो सी वो गुजरात दे प्राइमरी इन्फ्लुएंस तो इफेक्टेड से। मतलब गुजरात का जो स्टार्टिंग का काम था ना, उससे ये सेंट्रल इंडिया की आर्ट थी थोड़ी इंस्पायर्ड भी थी एंड थोड़ी इन्फ्लुएंस भी रही है, इफेक्टेड भी रही है। तो जो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में बना दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे कल्पा सूत्रा की जो बुक थी उसमें क्या करते थे, लार्ज प्रोट्रूडिंग आइज़ बनाते थे। मतलब कि लार्ज प्रोट्रूडिंग आइज़ जो फेस से बाहर निकली हुई आइज़, मतलब बिग साइज़ की जो आइज़ होती है ना, उसको लार्ज प्रोट्रूडिंग आइज़ बोलते हैं। एंड उनके जो फेस बनते थे वो काफ़ी एंगुलर बनते थे। मैन एंड वुमेन की जो मॉडरेट हाइट है वो शो करते थे। मतलब कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, उनकी हाइट मीडियम ही दिखाते थे पेंटिंग में। अपनी पेंटिंग में गोल्ड कलर काफ़ी यूज़ करते थे। तो ये हो गए 4 इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्पा सूत्रा। तो उसके बाद जब 16th सेंचुरी आई तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 16th सेंचुरी में क्या था, इन मालवा इन सेंट्रल इंडिया द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज पायनियर्ड एट धर, उज्जैन, नरसिंहपुर एंड नरसिंहगढ़ इन द 16th सेंचुरी। मतलब कि 16th सेंचुरी में जो मालवा में जो भी मिनिएचर पेंटिंग बनी वो बाद में मतलब कि धर, उज्जैन, नरसिंहपुर एंड नरसिंहगढ़ इनके अंडर आ गई थी और इन्हीं ने जो आर्ट थी आगे स्प्रेड की। मतलब कि यहाँ पे मैंने पंजाबी में भी लिखा है, 16th सेंचुरी विच मालवा विच मिनिएचर पेंटिंग दी आर्ट धर, उज्जैन, नरसिंहपुर ਅਤੇ नरसिंहगढ़ ਦੇ अंडर आ गई तो इन्हों ने ही इस आर्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ स्प्रेड किया। बट आप जब नोट्स लिखोगे आप इंग्लिश में लिखना, पंजाबी मैंने वैसे लिखी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसमें जो भी लिखोगे प्लीज़ पंजाबी मत लिखना, इंग्लिश में ही लिखना। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो 16th सेंचुरी में जो पेंटिंग बनती थी उनका सब्जेक्ट क्या होता था, मतलब कि उनकी थीम कैसे बनती थी। जैसे कि खलजी डायनेस्टी में निमितनामा बनी, सुल्तान बाज बहादुर ने अपने टाइम में 3 रोमांटिक थीम पे पेंटिंग बनाई, बुक जो है रोमांटिक बुक उस पर पेंटिंग बनवाई। जैसे रागमाला सीरीज़ होगी, लोर चंदा स्टोरी, चौरा पंचाशिका सीरीज़। एंड जो 16th सेंचुरी में जो वर्क होता था, जो भी पेंटिंग बनती थी धर, उज्जैन, नरसिंहगढ़ एंड नरसिंहपुर के अंडर जो भी पेंटिंग बनती थी उनका जो सब्जेक्ट होता था, मतलब कि वो किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाते थे, उसमें से एक है रागमाला,
वही जो मैंने जो सुल्तान बाज बहादुर ने बनवाई थी रागमाला, उस पर भी पेंटिंग बनती थी। जो सेकंड है वो है रामायण। रामायण की अलग अलग एपिसोड में शो किया जाता था। मैं यहाँ पे आपको एक पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, आप अपनी बुक में देख लेना, पेज नंबर 6 पे ही है। ये जो सीन है ये रामायण से लिया गया है, जब मतलब भगवान राम जी एक गोल्डन डियर का शिकार करने के लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे राम जी दिखाए हैं, ये लक्ष्मण है, एंड ये कुटिया दिखाई है, हट दिखाई है जिसमें वो रहते थे। यहाँ पे सीता जी है, ये देखो आप, यहाँ पे गोल्डन डियर दिखाया है, एंड ये फॉरेस्ट दिखाया है। तो ये आप देखो कितने ब्राइट कलर यूज़ करते थे। राम एंड गोल्डन डियर, मरीचा मालवा सरकार, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये यहाँ पे इसकी डिटेल बताई हुई है। तो रामायण पर ऐसे ही एपिसोड बनाते थे अलग अलग। भगवत पुराण जो थी उस पर भी पेंटिंग्स बनती थी। के बाद लव स्लॉर्स जो भी थे, मतलब कि लव्स के जो भी नोट्स होते उस पर भी पेंटिंग बनाते थे। The main feature is their frequent narrative depiction of theme in small compartment on small area. मेन फीचर ये था कि वो लोग स्मॉल एरिया में एक थीम को डिपिक्ट करते थे। जैसे कोई भी स्टोरी है उसको अलग अलग पार्ट्स में वो लोग डिवाइड कर देते थे। पंजाबी वाले यहाँ से देख के समझ लेना कि इन्हां दी आर्ट दा मेन फीचर सी कि ये स्मॉल एरिया विच थीम नूं डिपिक्ट करदे सी। मतलब कि पेंटिंग का जो भी पेंटिंग बनाते थे, साइज़ जो भी होता था इनके पेपर या लीफ पे जिस पे भी ये बनती थी, वो मतलब कि छोटे से एरिया में ही थीम, पूरी थीम को डिपिक्ट कर देते थे। मतलब कि एक स्टोरी होती है उसको अलग अलग एपिसोड में प्रेजेंट कर देते थे। अभी फीचर ऑफ मालवा मिनिएचर, अभी जो हमने मालवा की पेंटिंग्स करी है उनके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या थे कि दे आर आल्सो एक्सेलेंट इन एग्जीक्यूशन, कलर स्कीम, एक्यूरेसी ऑफ डिटेल एंड एलेबोरेशन, ब्राइट बेसिक कलर, ब्लेंड ऑफ फोक एलिमेंट्स एंड हाईली चार्ज्ड फेसेस। मतलब कि मालवा मिनिएचर पेंटिंग जो भी मालवा की मिनिएचर पेंटिंग के जो मेन फीचर्स थे, मतलब वो पेंटिंग बनाते समय क्या चीज़ अच्छे से करते थे कि एक तो वो कलर स्कीम उनकी बहुत अच्छी थी। मैंने आपको पीछे रामायण का एक एपिसोड दिखाया था, आपने देखा था कि कितने कलर ब्राइट यूज़ करते थे। एक्यूरेसी ऑफ डिटेल्स, वो डिटेल भी बहुत अच्छे से देते थे। ब्राइट बेसिक कलर एंड ब्लेंड ऑफ फोक एलिमेंट्स, जो हमारी फोक एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो हमारी पुरानी आर्ट है उसके जो फोक एलिमेंट, जो भी उसका ट्रेंड है, जो भी जैसे लाइन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो भी हमारी फोक आर्ट की क्या कहते हैं ब्लेंड है, वो इनकी पेंटिंग में देखने को मिला। एंड इनमें जो फेस बनाते थे वो काफ़ी हाईली चार्ज होते थे, काफ़ी मतलब कि एक्टिव फेस जो है बनाए जाते थे। एंड मोस्टली फेस जो होते थे वो 2 प्रोफाइल ही होते थे, मतलब कि साइड पोज में ही बनाते थे और एक चश्मा ही बनता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि when Muslim ruler took over the central region, artists took shelter in Mewar in Rajasthan, where great miniature are developed separately. Thus, central school become the fountainhead for later miniature school of India. उसके बाद क्या हुआ कि जब मुस्लिम आए, मतलब कि जब मुग़ल आ गए, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, ये जो मुग़ल्स थे, जब ये मालवा पे आ गए तो उनके आने पर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि हर कहीं अपना कब्ज़ा जो है कर लिया था, जिससे क्या थे कि वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो भाग गए थे। एंड वो भागकर राजस्थान के एरिया मेवाड़ में चले गए थे। वहीं पर जो थी उन्होंने अपनी आर्ट को आगे स्प्रेड किया, मतलब वहीं पर रह के उन्होंने अपनी जो आर्ट है दोबारा से स्टार्ट की। एंड उसके बाद वहीं रहकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की और जो अलग अलग आर्ट की टेक्निक्स थी वहीं से डेवलप की, जिससे क्या था कि मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो दोबारा से शुरू हो गई, दोबारा से डेवलप हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो ये सेंट्रल स्कूल था, है ना, तो इसमें जैसे इसकी जो मिनिएचर पेंटिंग थी, मतलब कि वो जैसे मेवाड़ में स्टार्ट हो गई, तो ये एक तरह से ये जो सेंट्रल स्कूल था ये बाकी की मिनिएचर पेंटिंग के लिए एक फाउंटेन हेड बन गया, मतलब कि एक ओरिजिन बन गया। मतलब कि सेंट्रल स्कूल की जो आर्ट थी फिर वो मेवाड़ चली गई थी, क्योंकि आर्टिस्ट ही भागकर वहाँ चले गए थे और फिर वहीं पे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, वहीं पे अपनी आर्ट जो भी है आगे डेवलप की। तो यहाँ पे कुछ पंजाबी में भी लिखा है, तो पंजाबी वाले पढ़ लेना, लेकिन लिखना आपने इंग्लिश में ही है। वैसे आपको जैसे इजी लगे आप लिख लेना, मैंने ट्रांसलेट करके लिख दिया है।
मतलब कि ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਵਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਏਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈਡ ਬਣ ਗਏ, मतलब कि फाउंटेन हेड मतलब कि ओरिजिन बन गया। हो गए वेस्टर्न स्कूल के नोट्स एंड स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया के नोट्स। वैसे इस चैप्टर के मैंने नोट्स में मैंने आपको मेन डिटेल्स जो है बता दी ताकि आप इजीली याद कर सको, बट इसके इसकी जो मैंने फुल डिटेल है मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लेना। मैंने लेक्चर वाइज उनके नेम लिखे हुए हैं एंड नीचे टॉपिक भी लिखा हुआ है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना ली है जिसमें आपको इजीली से चैप्टर की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।